मरहूम अंकिता के छोटे भाई, जो कि खुद एक नाबालिग लड़का है, उसको पेश किया गया उसकी बयानी के लिए। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। कोर्ट में उसके बयान को लेने की बात रोक दी गई, बयान नहीं हो पाया। अब आप बोलेंगे बयान क्यों नहीं हो पाया? वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में इस बच्चे का नाम के साथ जो डिटेल्स दी हैं उसमें उपनाम यानी कि सरनेम सिंह लिखा है। लेकिन जब कोई गवाही देने आता है तो उसका पहचान पत्र दिया जाता है कोर्ट में, और इस बच्चे के पहचान पत्र में उपनाम कुमार निकला। अब आप सोचिए, ये पहचान पत्र कौन सा है? आधार कार्ड। यानी ये जो संजीव कुमार सिंह है, पीड़िता का पिता, ये आधार कार्ड में कितने झोल कराता है, कितनी गड़बड़ियां कराता है, ये जग जाहिर होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी पुत्री इशिका सिंह, जिसको फरवरी 2022 में जब उसके पति विकी सिंह, यानी तब तो शादी नहीं हुई थी, को इसी दुमका के पॉक्सो कोर्ट ने छोड़ा जेल से और उसके बाद शादी हुई। वो पॉक्सो का केस 2021 के जुलाई महीने के बाद इसलिए हुआ था क्योंकि इशिका सिंह उस समय नाबालिग थी। इस समय जो अगस्त 2022 में पीड़िता को लेकर के पूरी बातचीत हो रही है, जिसमें कि वीडियो एविडेंस तो खुद लड़की कह रही है कि मैं बालिग हूं, उम्र बता रही है अपनी पूरा तारीख के साथ, लेकिन पिता बाद में जाकर के एक आधार कार्ड देते हैं एसआईटी को और उसके हिसाब से वो लड़की नाबालिग हो जाती है। यानी फिर आधार कार्ड। बड़ी बिटिया का भी तारीख में गड़बड़, जन्म तारीख में, क्योंकि इशिका ने पुलिस में जो इस मामले का बयान है उसमें अपनी उम्र 25 वर्ष बताई। अंकिता जिसकी मृत्यु हुई, उसने अपनी उम्र जो बताई थी मरने से पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, वो 19.5 वर्ष की होती है मृत्यु के समय, और ये लोग पहुंच गए कि वो 18 से कम है। और अब जो सबसे छोटा बेटा है संजीव कुमार सिंह का, कल कोर्ट ने उसका बयान ही नहीं रजिस्टर किया क्योंकि पहचान पत्र आधार कार्ड में नाम गलत है। यानी कि ये संजीव कुमार सिंह लगातार अपने बच्चों के आधार कार्ड में कुछ ना कुछ गलत एंट्री करवाता आया है, अर्थात भारत सरकार के साथ धोखा करता आया है। संजीव कुमार सिंह, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप अपने सारे बच्चों के आधार कार्ड या पहचान पत्रों में गड़बड़ियां कराते रहे? कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि अगर संजीव कुमार सिंह की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मालूम चला वो खुद नाबालिग निकले। ये तो सभी को नाबालिग बना के घूम रहा है। खैर, ये तो माननीय कोर्ट में अब ये एक मजाक बन के रह जाएगा कि सारे बच्चे इसके नाबालिग ही हैं, और सबसे बड़ी बिटिया की तो शादी भी हो चुकी है, जबकि दूसरे नंबर की बिटिया जो मरहूम हो चुकी है वो अपनी उम्र मुंह जवानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बालिग लिखा चुकी है। अब आज 4 नवंबर 2022 को फिर कोर्ट ने बेटे को बुलाया है संजीव कुमार सिंह के, जो कि नाबालिग है, इसमें नो डाउट, क्योंकि वो काफी छोटा है उम्र में, लेकिन अब नया पहचान पत्र लेके, यानी कि उम्र अभी भी जो भी रही हो उस बच्चे की, छोटे की, लेकिन नाम में अभी भी झोल है। कैसे पिता हैं, तीनों बच्चों के साथ ऐसा किया आपने? खैर, दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि आज फूफा विनय सिंह वगैरह का भी बयान है, तो अभी एविडेंस स्टेज पे मामला चल रहा है स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के अंदर। सवाल तो अब बड़े बड़े ये उठेंगे क्योंकि मामला चल रहा है कि भाई सुबह 4 बजे ये हादसा होता है, 4:05 या 4:10 तक के अंदर पीड़िता को जो आग लगी हुई थी पेट्रोल डाल के वो बुझा दी गई थी। उसके बाद 45 मिनट तक, 45 मिनट्स तक उस पीड़िता को जली हुई हालत में, करहाती हुई हालत में, परेशान हालत में पिता और पिता के साथ के लोगों ने, और जो बयान निकल के आए हैं पहले के आजू बाजू सब मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, उन लोगों ने 108 नाम की एम्बुलेंस सर्विस को क्यों नहीं बुलाया? दुमका में बहुत अच्छी एम्बुलेंस सर्विस है, फटाक से आती है, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। सवाल तो उठेंगे। तो अब आने दीजिए और गवाह, अभी तो बहुत गवाही चलेगी और ये मामला धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इसी के सामने, जैसा आप लोग जानते हैं कि रांची में मैंने 2 काम किए थे। पहला, मुख्यमंत्री श्री और डीजीपी पुलिस को आवेदन दिया था कि ये पॉक्सो का जो मामला आपने लगाया है सेक्शन 12, ये हट जाना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन 12 तो लगता ही नहीं है, पॉक्सो तो लगता ही नहीं है। बहुत सारे कारण दिए थे, उनमें 2 मुख्य कारण ये हैं कि बिटिया ने खुद अपने मुंह जबानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है
उसके सामने कोई भी फेक कागज़, नकली कागज़, असली कागज़ चलता नहीं है। बिटिया का जो जुबानी है वही काफ़ी होता है और वही अंतिम होता है, क्योंकि उसके बाद बिटिया की मृत्यु हो गई। तो डाइंग डिक्लेरेशन मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, वही सत्य है। और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि पॉक्सो हटाइए, नहीं तो फिर मैं हाईकोर्ट मूव करूंगा। तो वो मूवमेंट हो चुका है, आप लोग जानते हैं। और मैं आने वाले हफ्ते में फिर रांची पहुंच रहा हूं। अब आप समझ जाइए किस लिए पहुंच रहा हूं, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया है, अपने हिसाब से चलेगी। दूसरी बात, विनय दुबे ने दुमका में एक कंप्लेंट भेजी थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इशिका सिंह यानी कि संजीव कुमार सिंह की सबसे बड़ी बेटी, इसका फरवरी 2022 में केस समाप्त हुआ, विकी सानी वाला, जो कि इसका हस्बैंड है। तभी वो जेल से बाहर आया, क्योंकि पिछले वर्ष 2021 में ये लड़की इशिका सिंह नाबालिग थी, ये कह के ही पिता ने केस किया था इसी स्पेशल कोर्ट में, पॉक्सो कोर्ट में, दुमका में। और वो महीनों महीनों अपने उस लड़के को, विकी साहनी केवट को, जेल में रखा था। और उसके बाद समझौता हो गया कि भैया शादी हो जाएगी आपस में, इसलिए केस खत्म कर दिया गया स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा। मुझे नहीं पता कि ये पॉक्सो कोर्ट के पास अधिकार है कि स्वयं खत्म कर सके, कंपाउंडेबल है कि नहीं है, लेकिन ये तो हाईकोर्ट के हाथ में होता है कि कैसे इन्होंने केस खत्म कर दिया। फिर भी नीचे की कोर्ट ने खत्म कर दिया, जाने कैसे, लेकिन मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं इस बात को समझना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष 2021 में इशिका सिंह, संजीव कुमार की बड़ी बेटी, अगर नाबालिग थी, तो इस वक्त अंकिता मामले में पुलिस की केस डायरी में जो एंट्री है उसमें इशिका सिंह ने अपनी उम्र 25 वर्ष कैसे बताई। यानी इस आधार को लेते हुए, कानूनी आधार को, एक कोर्ट ऑर्डर है और दूसरा पुलिस केस डायरी है, इसको लेते हुए विनय दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री, डीजीपी और बाकी अधिकारियों को एक कंप्लेंट भेजी थी। उसमें पूरा कॉग्निजेबल ऑफेंस डिसाइड कर नरेट किया था, ओरेट किया था, और ये डिसाइड करने के लिए कहा था कि इन पे एफआईआर क्यों ना हो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, बाल विवाह कानून के मामले में, और इसी तरीके से और दूसरे मामलों में। ये ऊपर झारखंड के रांची यानी कि कैपिटल से भेजी हुई कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड हुई और अंत में दुमका के एसडीपीओ यानी कि डिप्टी एसपी साहब के पास पहुंची, जहां से उन्होंने निर्देशित किया थाना दुमका के प्रभारी को यानी कि एसएचओ को, यानी कि इंस्पेक्टर को, सीनियर इंस्पेक्टर को, कि भाई आप इस पे कार्यवाही करें, क्योंकि उन्होंने कार्यवाही योग्य पाया। मेरी दोनों से बात हुई है, एसडीपीओ साहब यानी डीवाईएसपी साहब से भी बात हुई है, उन्होंने ही मुझे ये बताया। और फिर 1-2 बार नहीं, 3 बार मेरी एसएचओ थाना प्रभारी दुमका नगर थाना से बात हुई, जिनके पास ये मामला भेजा गया था। आज कम से कम 15-20 दिन से ऊपर हो चुका है। उनसे बात करते हैं तो यही मालूम चलता है कि एसपी साहब को दे रखा है, एसपी साहब के पास ये कंप्लेंट है, यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका के पास ये मामला पड़ा हुआ है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं इसमें देखूंगा। आज मैं अंतिम बार गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से एसपी दुमका से। मैंने कई बार आपको फोन किया, आप फोन नहीं उठाते, क्षमा चाहूंगा, हो सकता है आप बिजी हो, लेकिन कम से कम एक कॉल बैक, 3-4 बार जब मैं कॉल कर रहा हूं, एक कॉल बैक तो मैं आशा करता हूं कि आप करेंगे, क्योंकि ट्रू कॉलर में दिखता है कि निशांत वर्मा लीगल एक्टिविस्ट कॉल कर रहा है। बट एनीवेज, मैं फिर भी क्षमा चाहूंगा कि अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। आपने मुझे कॉल बैक नहीं किया, ना मेरा फ़ोन उठाया, लेकिन जब मैं किसी और एसपी को झारखंड में फ़ोन करता हूं, 1 या 2 कॉल में उठा लेते हैं, आप नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों। एसपी साहब, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस ऊपर से लिखा हुआ और पूरा का पूरा डिफाइंड, ओरेटेड, नैरेटेड और बताया हुआ हो, तो किसी भी पुलिस अधिकारी के पास सुप्रीम कोर्ट के 2013 के ऑर्डर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के तहत अधिकार नहीं है कि उस पर सोया जाए या ज्यादा विचार भी किया जाए या बहुत लंबे समय तक उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया जा रहा है तो आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। और पहली बात तो एफआईआर तो एसएचओ करता है, थाना प्रभारी करता है। याद रखें, एफआईआर फाइल करने का अधिकार किसी भी बड़े अधिकारी के पास नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी एसपी के पास, डीवाईएसपी के पास, किसी भी कमिश्नर के पास, क्या उनके पास अधिकार है कि एफआईआर करें? नहीं, एफआईआर सिर्फ थाना में होती है। और थाना प्रभारी जी, आपसे मैंने कई बार गुजारिश की है, पूछा भी है, भले ही आपने ये मुझे बताया है कि एसपी दुमका साहब के पास पड़ा हुआ है, लेकिन क्या आप लोग इसको ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं? तो ऐसा कर रहे हैं तो मत डालिएगा, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। डीजीपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से होता हुआ
एसडीपीओ के निर्देशन के हिसाब से थाना प्रभारी जी आपके पास आया है। आज कम से कम 20 दिन हो गए, आपने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया। 1 अक्टूबर की कंप्लेंट है, आज 4 नवंबर को मैं बात कर रहा हूं, और एसपी साहब आप तो फोन ही नहीं उठाते सर। मैं चाहूंगा कि इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर आप एफआईआर करें, क्योंकि आपके पास पहली बात तो अधिकार नहीं है कि आप किसी एसएचओ का काम रोक सके। माफ कीजिएगा, आपके पास कतई अधिकार नहीं है। और यदि आप इन्वेस्टिगेट कर भी रहे थे तो हो गए सर 20 दिन। या तो आप रिजेक्ट करिए, हमको लिखिए वापस, क्योंकि मैं अटर्नी हूं विनय दुबे का, आप लिखिए वापस कि इसमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो 24 घंटे के अंदर इस पे एफआईआर करवाइए अपने एसएचओ के द्वारा। क्योंकि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इशिका सिंह के पति विकी साहनी, उसके पूरे परिवार, संजीव कुमार सिंह यानी इशिका के पिता और उनके पूरे परिवार, दादा दादी मिला करके जिन्होंने ये शादी करवाई एक नाबालिग बच्ची की, आप जानते हैं इसमें क्या एक्शन होता है, फॉरेन अरेस्ट होती है। लेकिन आप लोग नहीं कर रहे, आप तो एफआईआर भी नहीं कर रहे। मैं ये भी कहूंगा कि किसी प्रेशर वगैरह में है, मैं तो ये कहूंगा कि एक लॉजिकल चीज लगाइए। हमने आपको दुमका के कोर्ट का ऑर्डर दिया है कॉपी फरवरी 2022 का, और आपकी खुद की दुमका थाना, नगर थाना की अगस्त सितंबर की केस डायरी देख लीजिए, आपको सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी आप एफआईआर नहीं कर रहे। यानी आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अल्टरनेट रेमेडी पे जाएं, यानी कि 156(3) में डायरेक्शन लेने जाएं कोर्ट में। मैं 156(3) में जाने को तैयार हूं आज से 2 दिन के बाद, यानी कि मैं जब रांची पहुंच रहा हूं नेक्स्ट वीक, मैं 156(3) में जाऊंगा। लेकिन इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे पास वो अल्टरनेट रेमेडी है, मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि एसपी साहब आप कानूनी प्रक्रिया में रोड़ा अटका रहे हैं। हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, आप इस कानूनी प्रक्रिया में रोड़ा नहीं अटका सकते, और यदि आप ऐसे अटकाएंगे तो फिर माननीय हाईकोर्ट में फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने रोड़ा क्यों अटकाया, जबकि मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस ओरेट किया है कंप्लेंट में, यानी कि विनय दुबे की कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस ओरेट होने के बाद सिवाय 498A या मैट्रिमोनियल इश्यूज के कोई पुलिस अधिकारी के पास अधिकार नहीं है कि आप एफआईआर ना करें या मना करें। और आप 20-20 दिन, 25-25 दिन से ही नहीं कर रहे, जिसमें संजीव कुमार सिंह, उसके पिता माता, और उसी तरीके से विकी सानी केवट यानी कि इशिका का पति और उसके सारे परिवार के लोग जिन्होंने शादी करवाई, और इनके सिवाय जो अन्य लोग होंगे उनकी फौरन अरेस्ट होनी चाहिए। लेकिन नहीं, शायद आप लोगों को, या मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप लोगों को ये लगता है कहाँ कोई दिल्ली बंबई बैठे हुए लोग ज्यादा, हम रांची शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूं सर, मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस मामले को पूरा का पूरा दबाने की कोशिश कर रही है सर, कानूनी तौर पे हम लोग नहीं अलाउ करेंगे। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है एसपी साहब दुमका, इस पे 24 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि दुमका के लोकल लोग एसपी साहब तक ये मेरी दरख्वास्त उन तक पहुंचाएं, बिना किसी प्रेजुडाइज के। मैं कह रहा हूं, मैं आहत हूं कि एक महीने से कॉग्निजेबल ऑफेंस की ओरेट एंड नरेट की हुई, डिस्क्राइब की हुई कंप्लेंट, जो कि ऊपर के कार्यालयों से आई है, कैपिटल से, रांची से, जिसको एसडीपीओ ने ऑलरेडी, डीवाईएसपी ने निर्देशित किया है, और एसएचओ साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया तो होनी चाहिए। ये थोड़ा ना कि छोटा शहर है, छोटी जगह, तो फिर अपनी मनमानी चलेगी। माफ कीजिएगा एसपी साहब, ये बहुत गलत बात है, आप इस पे काइंडली तवज्जो दीजिए और न्यायिक प्रक्रिया में इसको देखा जाए। तीसरी बात, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतू झा, जो कि वहां की महिला मोर्चा अध्यक्षा है, वो, मनोज तिवारी सांसद दिल्ली, कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी नेता दिल्ली इत्यादि, यहां तक कि निशिकांत दुबे वहां के जो सांसद है गोड्डा के, और कई लोगों के खिलाफ, इंक्लूडिंग बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, पहले पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन लोगों के खिलाफ भी शिकायतें की गई हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जरमुंडी वाले केस के अंदर एफआईआर हो चुकी है, जिसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है, वही जरमुंडी दुमका के अंदर, हम सबको याद है जो सेकंड पेट्रोल कांड हुआ था, लेकिन उसके अंदर भी पुलिस वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। वहां के भी अधिकारियों से मेरी बात होती है, क्यों? जब अटेम्प्ट टू मर्डर, तो मैंने जब फोन करके बात करी तो मालूम चलता है, वो भी सर्कल ऑफिसर ने वहां पे कंप्लेंट की ऑफिशियली, सरकारी, तो जब मैंने वहां के थाने के अंदर बात करी है तो मुझे ये मालूम चलता है कि विचाराधीन है और इसके अंदर पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अरे जरमुंडी थाना को भी मैं कह रहा हूँ, और वहां के अधिकारियों और एसडीपीओ साहब को भी मैं कह रहा हूँ, और बाकी जो भी वहां के इन्वेस्टिगेटिंग आईओ है, आपके पास अधिकार कहाँ है कि आप एफआईआर जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर है वो दर्ज होने के बाद आप आरोपियों को ऐसे खुला घूमने देंगे? नहीं, ये अधिकार है आपके पास, या आपको फौरन अरेस्ट करना चाहिए। आपको मालूम है अटेम्प्ट टू मर्डर की आईपीसी में सजा कितनी है, और उसके तहत आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है।
इसमें भी एसपी दुमका साहब का ही काम होगा, क्योंकि वही एसपी है वहां पूरे एरिया के। सर आप इसमें भी एक्शन नहीं ले रहे। एसपी साहब, मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूं डीजीपी साहब से मिलने के लिए। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया के अंदर पता नहीं क्यों इतना ढीलापन मैंने कभी नहीं देखा सर। इतनी बड़ी वारदातें हो रही, इतनी बड़ी चीजें हो रही, इतने बड़े बड़े आपको, लेकिन सर आप, मैं हाथ जोड़ के फिर से कह रहा हूं, मैं हाथ ही जोड़ सकता हूं, ज्यादा क्या होगा, मेरे को जेल में डाल देंगे, डाल दीजिए सर, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप अपना काम नहीं कर रहे सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से हाथ जोड़ के, काइंडली ऐसा ना करें कि हमको दिल्ली मुंबई से बार बार इसलिए दौड़ना पड़े क्योंकि वहां का प्रशासन जो है वो अपना काम ना करे। सर हमें आप पे पूरा विश्वास है, वी रिस्पेक्ट यू, बट प्लीज रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। एफआईआर करिए जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस दिए हुए हैं, और जहां एफआईआर हो रखी है वहां पे अरेस्ट नहीं करवाते सर। क्या है ये सर? वेरी गुड, बहुत गलत बात है सर। हाथ जोड़ के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नवंबर में पॉक्सो का जो ये मामला गलत चल रहा है निचली अदालत में, वो रुक जाएगा। हाईकोर्ट रोकेगा या सुप्रीम कोर्ट रोकेगा, मेरी तो कोई औकात नहीं, क्योंकि गलत चल रहा है। और पुलिस और प्रशासन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जब कानूनी प्रक्रिया के अंदर जब किसी को अरेस्ट करने का प्रावधान होता है तो आप नहीं करते हैं, और जब कानूनी प्रक्रिया के अंदर प्रॉपर कंप्लेंट्स फॉरवर्डेड होती हैं तो उस पर इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट स्लीप ओवर इट, पर आप लोग क्यों करते हैं? छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज टेक इमीडिएट एक्शन एसपी साहब, इट हैज बीन क्वाइट लॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड। और मैं आपके खिलाफ नहीं सर, आप तो बिल्कुल सम्माननीय लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं और बाकी कांस्टेबल से लेकर के आईजी साहब तक सब बड़े सम्माननीय लोग हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में तो सर फिर जब गलत होगा या नहीं होगा कुछ, तो कोर्ट में तो फिर हम लेके जाएंगे, और उन कारणों से लेके जाएंगे कि आप लोगों की वजह से कानूनी प्रक्रिया में बाधा है, और यही कारण है कि एसआईटी भी शायद इसी वजह से गलत केस बना करके बैठी है। कम ऑन सर, 2022 चल रहा है, हम लोग उन जमानों में नहीं है जहां पे दब करके या इस तरीके से काम किया जाए। नो सर, इमीडिएट एक्शन। दिल्ली बॉम्बे होता तो इमीडिएट एक्शन हो रहे होते। मुझे नहीं पता कि छोटे शहरों में ऐसा क्यों हो रहा है, पर गलत हो रहा है। एसपी साहब हाथ जोड़ के एफआईआर इन 24 आवर्स, चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट पे, और जरमुंडी वाले में अरेस्ट करवाइए प्लीज। सी यू सून गाइस।